गुड आफ्टरनून एंड आई वेलकम यू। देखो कि हम चैप्टर का डिस्कशन जो कर रहे थे सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के अंदर मैंने आपको बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था। क्या बता रहे थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो इसी के भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार वो एग्जाम में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स हमसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आपको हमने बताया था स्टूडेंट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहला क्वेश्चन ही वो उसने ये पेपर में पूछा कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो हम आपने ही बताया था मुझे कि विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जब किसी भी सोल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो कितने पार्टिकल्स उसके बने, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको अभी तक? क्या क्या पढ़ा आपने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फार्मूला बनाया था, उस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। दूसरा हमने आपको बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बताया था कि अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट डाल देते हो जो नॉन वोलेटाइल था, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता, उसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसका हमने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट वो लोअर हो जाता है। जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लोअर हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एलिवेट हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता। और अब जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम आपके सामने लिखी है हमने स्टूडेंट्स, वो आपके सामने बता रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि देखो कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जैसे सॉलिड और लिक्विड का जब इक्विलिब्रियम होता है, तो जहां पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जहां इक्वल हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉलिड का वैसे वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, तुम्हें पता है कि सॉलिड है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब हमने ग्राफ बनाए स्टूडेंट, बार बार ये ग्राफ हम बना रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो भी ग्राफ बनाए स्टूडेंट, ये एक टेम्परेचर है मेरा जिसको मैं कह रहा हूं केल्विन में। दूसरा हम कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर स्टूडेंट। तो देखो कि अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, देखो प्योर सॉल्वेंट है, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है स्टूडेंट, प्योर फ्रोजन, फ्रोजन मतलब ये सॉलिड है। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सॉलिड है स्टूडेंट। तो सॉलिड का क्या होता है? वेपर प्रेशर कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है स्टूडेंट। और क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा स्टूडेंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो सॉलिड है मेरा, ये सॉलिड है, ये मैं कह रहा हूं फ्रोजन सॉलिड लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं। चलो ये वाला जो मेरा स्टूडेंट फ्रोजन सॉलिड है, क्या है? फ्रोजन सॉलिड है, प्योर सॉलिड है। इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो कि लिक्विड बनना शुरू हो गया, तो यहां पर मतलब ये लिक्विड बना, यहाँ पे लिक्विड बना। तो लिक्विड का जो चेंज होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर तो सॉलिड से ज्यादा ही होता है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसका ज्यादा ही चेंज होने वाला है लिक्विड का, ठीक है। तो उसका ग्राफ देख रहे हो, ये कम है, ये ज्यादा स्टीप हो गया, ये ज्यादा स्टीप हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर था फ्रोजन सॉलिड, और यहाँ पर है सॉल्वेंट मेरा, ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड। और ये पॉइंट देख रहे हो, ये है वेपर प्रेशर स्टूडेंट, जहां पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो गया है, दिख रहा है इस पॉइंट पर। यहाँ पे क्या हुआ? ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? प्योर सॉल्वेंट का। इसको मैं लिख रहा हूं T0B। T0B मेरा क्या स्टूडेंट? व्हाट इज T0B स्टूडेंट? T0B क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है मेरा, किसका स्टूडेंट्स? प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। सही है, बोलो ये। हाँ जी सर। प्योर सॉल्वेंट का। जब मैं जीरो डालता हूं तो प्योर के लिए करता हूं। अगर मैंने सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डाल दिया, क्या मैंने किया? ये मेरा सॉल्वेंट था स्टूडेंट्स,
प्योर। अब इसका सोल्यूशन कब बनेगा? जब मैंने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। आपने सोल्यूट ऐड कर दिया इसमें, और आप ये कह रहे हो ये नॉन वोलाटाइल है। हमारा क्या है? नॉन वोलाटाइल का मतलब इसके वेपर बनने वाले नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से हमेशा ही कम होता है। बोलो यस और नो? कम होता है। तो अब क्या होगा फिर? आप ये कह रहे हो कि अब जो सोल्यूशन है स्टूडेंट, उसका वेपर प्रेशर, ये सोल्यूशन है, इससे कम होने वाला है। किससे? इससे। तो अब क्या होगा? अगर मैं सोल्यूशन का ग्राफ बनाऊं स्टूडेंट, तो सोल्यूशन का ग्राफ कैसे आएगा? ये सोल्यूशन है, देख रहे हो? सोल्यूशन सॉल्वेंट से नीचे आ गया। बोलो आया? हाँ जी। एक इसको थोड़ा ठीक कर दूं ग्राफ, मैं जैसे मैंने ड्रा किया उसको थोड़ा और ठीक कर दूं। तो ये मेरा सोल्यूशन का आ गया स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है। इसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है स्टूडेंट, वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो यहाँ पर मिले हैं दोनों। ये यहाँ पर क्या हुआ? ये सॉलिड है, फ्रोजन सॉलिड है, और ये सोल्यूशन है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पहुंच गया इसका? ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया टी बी। देख रहे हैं टी बी? तो टीबी मेरा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट किसका? टीबी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बोलो ये कम है या ज्यादा है? जल्दी बताओ। ये टीबी जो है मेरा, इट इज लेस देन T0B। इसीलिए मैंने बोला कि डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। बोलो हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया स्टूडेंट्स। जब मैंने सोल्यूट डाल दिया सोल्यूशन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। देखो आपको पता है कि जो कुल्फी जमती है, जो आइस, जब आप केटरिंग, जो मैरिजेस में आप कुल्फी खाते हो, आपने देखा कि वो ऐसे कुल्फी जमा रखी होती है, उसमें आइस होती है, आइस के अंदर उन्होंने ना साल्ट डाला होता है। क्या डालते हैं आइस में? साल्ट। क्यों डालते हैं साल्ट आइस में? उसे क्या हुआ? नहीं तो आइस मेल्ट हो जाएगी ना, आइस मेल्ट हो जाएगी, पानी बन जाएगा, तो कुल्फी नहीं जमेगी। उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर, आइस और वाटर किस डिग्री पे होते हैं बताओ? ये आइस है, ये वाटर है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे कुल्फी जमने वाली नहीं है। मुझे कितना चाहिए? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं नीचे आऊंगा, तो नीचे आने के लिए मैंने क्या किया? इसमें साल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? साल्ट। तो साल्ट से क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में। बोला हुआ या नहीं हुआ? तो जब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो जो कुल्फी तुम जमा रहे हो, अब वो जम जाएगी। तो मैं देखा है? बोलो बोलो, मैंने सही बताया गलत बताया? तो ये इसीलिए साल्ट डालते हैं क्योंकि उसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाती है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जहां पर बड़ा हैवी स्नोफॉल हो रहा, देखो बहुत जगह बर्फ बहुत गिर रही है, आपने देखा हिल एरिया में बहुत सारी स्नो होती है, ये स्नो 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 सारा भर जाता है। तो वो क्या करते हैं? एक साल्ट छिड़क देते हैं, इसमें साल्ट छिड़क देते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड, इसको इसको उन्होंने स्प्रे कर दिया वहां पर। उससे क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। जो आइस जीरो पे जमनी थी स्टूडेंट, अब उसका मैंने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर दिया। उससे क्या हो गया कि वो फिर ऊपर पानी आपका, और फिर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए आपको रोड्स को क्लियर करते हैं, तो इसलिए वो स्प्रे की जाती है। जहाँ पे बहुत हैवी स्नो बन जाती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन, हर चीज के एप्लीकेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो मैं ये कह रहा हूं, देखो अब यहाँ पे ये ग्राफ बुक में दिया है, उसको हमने लिया है। ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूं स्टूडेंट आपके सामने, क्या दिखा रहा हूं? यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, ऊपर क्या है स्टूडेंट? प्योर सॉल्वेंट, देख रहे हो? ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, और इस पॉइंट पर आके लिक्विड बनना शुरू हो गया। तो ये वाला इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाला, इसको मैं कह रहा हूँ T0B स्टूडेंट। ये पॉइंट जो है, ये दिख रहा है, ये पॉइंट है T0B है। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का, देख रहे हो यहाँ पर। और इसके बाद में फिर क्या होगा कि लिक्विड बन गया, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लिक्विड का। और लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है, देख रहे हो, वो ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू सॉलिड।
तो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर लिक्विड का ज्यादा होता है, सॉलिड का बहुत कम होता है। जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और ये सोल्यूशन का है, देख रहे हो सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है, क्या है, टीबी। तो जो आपने ये कहा कि टीबी जो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे पास क्या मिला, मैं ये कह रहा हूं जो टीबी जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का है, और T0B क्या है, टीबी इज लेस देन T0B। तो डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन हो गया। कितना डिप्रेशन हुआ है, डेल्टा टी, बॉइलिंग की जगह एफ लिख दूं, फ्रीजिंग हो रही है, मैं इसको चेंज कर दूं स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पे फ्रीजिंग हो रही है, मैं एफ यूज करता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि वो बी नहीं, बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने यूज किया था, तो ये सब फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। इनको एफ यूज करो, फ्रीजिंग, सबको मैंने एफ कर दिया, ठीक है जी। ये एफ है स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैंने एफ कर दिया, इसको भी मैं एफ लिख रहा हूँ, इसको भी एफ लिख रहा हूँ, ये सब एफ है, फ्रीजिंग है, एफ फॉर फ्रीजिंग, ठीक है। बी की जगह एफ कर लो, जहां भी बी है उसको एफ कर लो, हो गया, ठीक है। ये सारा फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट, और कहीं है बी, इसको इसको भी हटाओ बी को। तो डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, देखो T0F बड़ा है माइनस टी, इस ये क्या हो गया मेरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF is the freezing point of the solution, T0F is the freezing point of pure solvent स्टूडेंट। तो ये मेरा T0F है स्टूडेंट प्योर, और ये मेरा TF है सोल्यूशन का, ये कम हो गया, देख रहे हो, कम हो गया डेल्टा TF। तो डेल्टा TF जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लगा कि जो डेल्टा TF है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, जितना ज्यादा सोल्यूट आप डालोगे उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम स्टूडेंट, एम मोलैलिटी से कोरिलेट किया गया, एम क्या होती है, मोलैलिटी। तो लास्ट बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी मैंने मोलैलिटी का फार्मूला बनाया था। मोलैलिटी क्या होती है स्टूडेंट, मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इसी को मोलैलिटी कहते हैं। मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट को मोलैलिटी कहते हैं। चलो अब इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये फार्मूला हमें बनाना है। इसका मेन किस लिए ये सब कुछ यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये सब इसलिए यूज करते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं सारी टर्म्स को स्टूडेंट। आप देखो कि आपके पास कैसे मोलैलिटी की वैल्यू कैसे निकाली थी पहले भी। तो ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया के एफ इंटू एम। तो के एफ क्या होता है स्टूडेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मेरा जो के एफ है स्टूडेंट, के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे कि के बी था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसको हमने एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा था, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के एफ को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एक कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहता है। अगर मैं ये कहूं कि W1 मेरा ग्राम है सॉल्वेंट का स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं W2 ग्राम मेरा सोल्यूट है, मतलब W1 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने W2 ग्राम सोल्यूट डाला है, और मैं कह रहा हूं M1 जो है स्टूडेंट वो मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का, और M2 क्या है, मोलर मास सोल्यूट का, मोलर मास सोल्यूट का। तो मोल्स कितने हुए, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हुए, N1 क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट W1 by M1, और सॉल्यूट के मोल्स कितने हुए W2 by M2, बोलो सही है।
हाँ जी। तो ये फार्मूला हमने बनाना है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी कैसे निकालते हो? तो वही वाला फार्मूला लगाओगे कि W1 ग्राम जो था मेरा सॉल्वेंट का स्टूडेंट, उसमें कितने मोल हैं सोल्यूट के? N2 मोल हैं किसके? सोल्यूट के। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे? मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स, मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई W1 ग्राम में था, ग्राम पर 1000, ग्राम पर केजी, केजी में निकालना है ना, तो इसकी वैल्यू रख दो फिर W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1, ऊपर 1000 चले गया, तो ये मेरी मोलैलिटी की वैल्यू है। तो मोलैलिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो फार्मूला क्या बन गया? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या निकाली है? M की वैल्यू क्या निकाली है स्टूडेंट? W2, ठीक है, बाई M2, W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स W1, ये W1 बाई 1000। तो ये इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा फार्मूला मुझे? डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF। स्टूडेंट फाइनल फार्मूला क्या बन गया? डेल्टा TF इज KF इनटू W2, ये 1000 ऊपर चले गया, डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। बोलो यही मिलेगा? एक फार्मूला बन गया। बोलो। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड विद द KF इज ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 आपका वेट ऑफ द सोल्यूट है, और ये ग्राम पर केजी है, ये W1 है, ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट है, मोलर मास है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल स्टूडेंट्स। अगर सोल्यूट पार्टिकल जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेरी वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका मेन यूज हम किस लिए करते हैं, किस लिए हम ये सारी वैल्यूज करते हैं, इसका मेन यूज क्या है स्टूडेंट्स? Why we use depression in freezing point? The main purpose is to determine student, क्या डिटरमिन करते हैं इसमें? We use it to determine the M2. What is M2? Molar mass of unknown solute। बोलो इसीलिए यूज किया था, इसी पे न्यूमेरिकल आने वाला पेपर में, इसी पे न्यूमेरिकल आने वाला पेपर में, एलिवेशन में भी किया था मैंने। तो M2 का फार्मूला क्या बन गया? इसके अंदर तुमने क्या किया? KF, W2 किस में होता है? ग्राम्स में होता है, मैं यूनिट भी रख रहा हूँ। 1000 में मैंने क्या किया था? ग्राम पर केजी, ताकि यूनिट में कोई प्रॉब्लम ना आए। W1 किसका है? सॉल्वेंट का है, इसके यूनिट क्या है? ग्राम। और M2 का यूनिट क्या है स्टूडेंट? M2 तो मैं ले गया डेल्टा TF, डेल्टा TF का यूनिट क्या है? केल्विन। बोलो सही है ये यूनिट सारे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आ जाएगी। KF का यूनिट क्या होता है? KF का यूनिट क्या होता है? तो KF के यूनिट आपने निकाले ही थे। KF का यूनिट क्या निकाले थे? केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम पर मोल। बोलो यही थे KF के यूनिट? यस सर। इंपॉर्टेंट है ये, KF के यूनिट एग्जाम में पूछ चुका है। KB का भी निकाला था मैंने, KF का यहीं से निकलेगा। इसका ऐसा यूनिट्स क्या होंगे, यहां से निकालेंगे। डेल्टा TF का क्या होता है? केल्विन। और मोलैलिटी के क्या होता है? मोल पर केजी। तो ये क्या बन गया? केल्विन, ऊपर आ गया केजी, और मोल इन मास। ये इसका यूनिट है, ये पूछे जा चुके पेपर में 1 नंबर में। ये हमें पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड द यूनिट्स। अब ये यूनिट भी मैंने सारे रख दिए हैं, तो आपके सामने क्या क्या कटेगा वो भी देख लो, ताकि एग्जाम में यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वी शुड बी एबल टू राइट द करेक्ट यूनिट स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल। देखो यहाँ पे केल्विन और केल्विन कटे, किलोग्राम और किलोग्राम भी कटे, ठीक है, और ये ग्राम और ग्राम भी कटे। तो मोलिकुलर मास का आंसर किस में आना चाहिए था? यहाँ पे बचा क्या है? सिर्फ क्या बचा है? ये कट, ये ग्राम बचा और ये मोल बचा। सही है कि नहीं? बोलो ये यूनिट बचेंगे M2 पे। बोलो दिख गया? सही है?
यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार कह रहा हूँ, यूनिट्स में गलती करते हैं स्टूडेंट, इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमें एग्जाम में सही यूनिट रखने हैं, और यूनिट्स के भी मार्क्स आपको हाफ मिलते हैं अगर सही यूनिट हो गए। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला तैयार हो गया स्टूडेंट, जिससे हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखो हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन ही था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं स्टूडेंट, इसको भी सोचिए ध्यान से, हर पॉइंट को, हर लाइन को सोचना है, समझना है स्टूडेंट, उसके बिना कोई भी आंसर नहीं लिखना। ये जो के एफ और के बी है स्टूडेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट सॉल्वेंट। ये हमेशा सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किए गए हैं, इसका सॉल्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई, अगर मैं सॉल्वेंट को चेंज कर दूंगा तो के एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी और के बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, समझे। और ये मैं ये कह रहा हूं, के एफ एंड के बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए होता है, किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में। और जैसे मैंने सॉल्वेंट चेंज किए तो के एफ की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये इसका फार्मूला क्या है, ये जो सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू चेंज होगी, किस बेस पे चेंज होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, किस पे, देखो कि यहां पर हमने आपको बताया है कि जो के एफ है, के एफ मैंने क्या बोला, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये मेरा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। और इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और केबी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, केबी को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट में मैंने यूज किया था, किसमें यूज किया था, बॉइलिंग पॉइंट में यूज किया था, ये मैंने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में यूज किया है। और इसे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी क्या कहा गया था, ठीक है। और इन दोनों के यूनिट्स तुमने निकाल ही चुके हो, क्या निकले हैं, केल्विन, किलोग्राम पर मोल, यही यूनिट्स निकले हैं दोनों के, बोलो सही है यहां तक। अब ये के एफ की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है स्टूडेंट, जब मैंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो के एफ की वैल्यू चेंज हो गई, के बी की वैल्यू। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, के एफ या के बी। देखो अगर हम के एफ और के बी की वैल्यू स्टूडेंट अगर हम कंसीडर करें, स्टूडेंट, के बी क्या होता है, ये अगर मैं वाटर लूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373.15 केल्विन, यह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बोलो सही है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, केबी की 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन था पेपर में, इसलिए बता रहा हूं। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273 पॉइंट, कितना होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, 273.15 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री, ये 100 डिग्री है सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी के एफ की वैल्यू वाटर के लिए कितनी है स्टूडेंट, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब बताओगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन सी है, दिख रहा है, हाँ जी, ये वैल्यू 1.86, ये 0.52, तो के एफ इज ग्रेटर देन के बी। अब क्वेश्चन आ गया वाई, दिख रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉल्वेंट मेरा कौन सा, वाटर, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के लिए तो के एफ की वैल्यू के बी से बड़ी है। कहीं भी जाओगे किसी भी सॉल्वेंट के लिए करोगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उसकी वैल्यू के बी से बड़ी होती है,
तो ये क्यों हुआ? अब हमने एक फार्मूला लिखा है यहाँ पर, देखो इनकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये फार्मूला है मेरी, ये के एफ का फार्मूला है। तो ये फार्मूले में क्या क्या है, आर क्या होता है, आर आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, आपने आइडियल गैस इक्वेशन में भी पढ़ी आर की वैल्यू स्टूडेंट। ये मेरा आर एक गैस कांस्टेंट है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू एनर्जी के यूनिट में भी पता है और लीटर एटमॉस्फेयर में भी पता है आर की वैल्यूज आपको। और M1 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसको नोट कर लो, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ये किसका होता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट का होता है। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट मिल गया। और ये TF क्या है, यहां पर जो TF मैं यूज कर रहा हूं वो फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट, किसका, सॉल्वेंट का। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ये सॉल्वेंट के लिए होती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्टूडेंट। ये सारी वैल्यू सॉल्वेंट के लिए होती हैं, मैंने ऊपर बता दिया, सॉल्यूट के लिए नहीं होती। और डेल्टा फ्यूजन H क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कह रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये KF के अंदर ये वाली टर्म्स इन्वॉल्व है। और KB के अंदर क्या है, R तो सेम है, बोलो R तो दोनों में सेम है। और ये M1 क्या है, वो भी सेम है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोलर मास सॉल्वेंट का मैंने ऊपर लिखा है, वो भी सेम है। और ये 1000 तो सेम है। और यहां पर क्या यूज हुआ है, डेल्टा वेपराइजेशन। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टूडेंट, किसकी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ये सॉल्वेंट की। जब सॉल्वेंट से गैस बनती है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है, तुम्हें पता है, वो एब्जॉर्ब करता है हीट। जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तुमने पढ़ी थी फिजिक्स में, वो एब्जॉर्ब करता है हीट। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है स्टूडेंट। और TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स KF की वैल्यू आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फ्यूजन H है, और KB की वैल्यू आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वेपराइजेशन H है। तो बताइए कौन सा ज्यादा है, डेल्टा H वेपराइजेशन ज्यादा होती है या डेल्टा फ्यूजन की वैल्यू ज्यादा होती है? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा, आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा है, डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी। बोलो ये सही है गलत है? सही है। अरे लिक्विड से वेपर में जाने के लिए उसे ज्यादा हीट की, ज्यादा एनर्जी चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में कम एनर्जी चाहिए अगर दोनों को कंपेयर किया जाए। क्योंकि जब लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं, जो जुड़े हुए थे आपस में बिल्कुल ही हमें बाहर निकालने पड़ते हैं, उसमें ज्यादा ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है जिसे हम तोड़ते हैं बिल्कुल। और सॉलिड से लिक्विड में तो अभी भी बंधे हुए हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल बिल्कुल नहीं टूटे। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से ज्यादा है। इसके कारण क्या होगा, ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर ज्यादा होगी। देयरफॉर दिस इंप्लाइज स्टूडेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लेस है, ये मोर है, इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, KF की जो वैल्यू हमारी आएगी दैट विल बी लार्जर देन KB। दैट इज वाई स्टूडेंट जितनी भी KF और KB की वैल्यू आपको बुक में मिलेंगी, KF की वैल्यू हमेशा KB से बड़ी होगी। इसका आंसर मिल गया हमें, कोई डाउट है, बोलो। तो ये डिपेंड करती है, KF एंड KB ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट स्टूडेंट। और डिफरेंट सॉल्वेंट्स की वैल्यूज डेल्टा HF और डेल्टा HV डिफरेंट हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं, उनकी वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं।
और जैसे कि अगर मैंने एथेनॉल लिया, एथेनॉल में क्या हुआ स्टूडेंट, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351.5 केल्विन। वाटर का कितना था बॉइलिंग पॉइंट 373.15। दिख रहा है हाँ ये जी कम है, सर। ये कम है, ये कम है बॉइलिंग पॉइंट इसका। और इसकी जो के एफ की वैल्यू आई है हमारे पास, इसकी जो के बी की वैल्यू, ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी जो के बी की वैल्यू है एथेनॉल की स्टूडेंट 1.20 है। ये के बी की वैल्यू इससे बढ़ गई क्योंकि ये टीबी ऊपर है ना बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर इसका ये जो वैल्यू है डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन स्टूडेंट्स वो कम है, डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू कम हो जाती है एथेनॉल में एज कंपेयर टू वाटर। तो ये वैल्यू बढ़ गई है के बी। और इसका के एफ कितना है, जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है एथेनॉल का 155.7 केल्विन। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो बहुत कम हो गया है, केल्विन में है ये 273 पॉइंट, ये कम हो गया है। और ये इसकी जो के एफ की वैल्यू है एथेनॉल के लिए, एथेनॉल के लिए ये वाटर की थी, के एफ इसकी के एफ की वैल्यू कितनी है 1.99। तो देखो कि ये के एफ और के बी की वैल्यू सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं टू एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए स्टूडेंट के एफ विल ऑलवेज बी लार्जर देन के, ये इसका के बी है, ये के एफ है, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। ये समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसका यूज क्या है स्टूडेंट, जो भी मैंने कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उनका यूज हम जो भी करते हैं स्टूडेंट, क्या इसलिए यूज करते हैं, इन सब का हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, जाकि उनसे निकाल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा स्टूडेंट। ये सारी चीजें ही हम यूज करते हैं उनको निकालने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ गया आपको पेपर में, ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है एग्जाम के अंदर। स्टूडेंट क्या कह रहा है, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास है 1 मिनट का वक्त, 2 मिनट का वक्त है इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं इसके स्टेप्स दिखाता हूँ आपको कैसे करना। फार्मूला आपने अभी निकाल लिया इसका ऑलरेडी, डेल्टा टी एफ का फार्मूला आपके पास है ही है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम होता है स्टूडेंट। आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है और ये आपका वैल्यू जो वाटर का है के एफ, कितना वाटर का दिया मैंने, वाटर का अभी ऊपर दिया हमने, वाटर का के एफ कितना है यहाँ पर, ये एग्जाम में मिलेगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। स्टूडेंट ये वैल्यू हमें मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, ये वैल्यू हमें एग्जाम में दी जाएगी डेल्टा। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आंसर कैसे करते हैं एग्जाम में स्टूडेंट, सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं। आपके पास है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। मैं कह रहा हूं W1 कितने ग्राम है वाटर, 600 ग्राम आप कह रहे हैं। आपके पास है सल्यूट, कौन सा है, ये है इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, ये सल्यूट है। W2 कितने ग्राम लिया आपने, ऐड किया 45 ग्राम। देखो ये वाटर था आपका, इसमें है वाटर H2O, कितना था 600 ग्राम। इसके अंदर आपने डाला है ये वाला इथिलीन ग्लाइकोल, कितने ग्राम डाला है, 45 ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन बना तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब वो कह रहा है कितना कम हुआ, तो फार्मूला आपके पास क्या है,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। स्टूडेंट तो मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी निकालनी। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहां पर कितने मोल हैं सोल्यूट के? 45 ग्राम दिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? M2। कितना निकलेगा इसका? C2। और हाइड्रोजन का 6 इंटू 1 16 इंटू 2 कितना आएगा ये देखना जरा, मॉलिक्यूलर मास कितना आया इसका इथिलीन ग्लाइकोल का? कितना आया? ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास ऐड करने के बाद? 62 आएगा शायद ग्राम पर मोल। M2 मिल गया, 62 ग्राम पर मोल आ गया स्टूडेंट। अब सॉल्वेंट कितना दिया है हमारे को? 45 ग्राम कह रहा है, तो 45 ग्राम को 1000 तो कितना हो गया ग्राम पर केजी। तो ये मोलैलिटी आई इसकी, M आया, मोलैलिटी आ गई स्टूडेंट। तो किस में आई हमारी, कितने आया मोलैलिटी की वैल्यू? मोल पर केजी, मोल पर केजी में। उसकी वैल्यू KF की वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, यहां रखो तो डेल्टा TF निकाल लो, डेल्टा TF निकाल लो स्टूडेंट। तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ रही है 1.2 मोल पर केजी। तो फिर डेल्टा TF कितना आया स्टूडेंट्स? KF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 1.2 मोल पर केजी। केजी से केजी कटा, मोल से मोल कटा स्टूडेंट, तो कितना आंसर आ गया? 1.86 इंटू 1.2 केल्विन। कितना आंसर आ रहा? 2.2 केल्विन आ गया स्टूडेंट, डेल्टा TF। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना आया? 2.2 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना सोल्यूशन का, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फिर क्या होता है, ये डेल्टा TF किसके बराबर होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ है T0F माइनस TF स्टूडेंट। तो TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इसको उधर ले गए तो ये क्या बना? T0F माइनस डेल्टा TF स्टूडेंट। T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का तुम्हें पता ही है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है प्योर वाटर का? T0F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना है स्टूडेंट? ये वैल्यू उसने नहीं दी क्योंकि वो समझता तुम्हें पता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273.15 केल्विन। तो यहाँ पर 273.15 केल्विन है, इसमें से माइनस करना है 2.2। तो ये हमारा आंसर आया स्टूडेंट TF का। कितना हो गया इसका? इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? 273.15 माइनस 2.2 स्टूडेंट्स कितना आया? 590। तो 270.95 केल्विन हो गया। कम हो गया, डिप्रेशन हो गया ना, बोलो डिप्रेशन हो गया। ये आंसर आया, बोलो सही है? कोई डाउट? आंसर हो जाएगा? हाँ जी। कोई भी डाउट है पूछ लो। देखो एक न्यूमेरिकल आने वाला पेपर में, हमें यूनिट वगैरह सब लिखने एग्जाम में, एक एक यूनिट एक एक चीज करके तब जाके आंसर करना, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे स्टूडेंट्स, इसलिए यूनिट लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो न्यूमेरिकल 2।
इन सब में स्टूडेंट एग्जाम में न्यूमेरिकल आने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकली हमें करनी है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स ही करने हैं क्योंकि एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, dissolved in 50 grams of benzene, lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. Find the molar mass of the solute. तो M2 निकालना है, सोल्यूट का मोलर मास। तो आपके पास 1 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का वक्त है, इसको सॉल्व करो फटाफट। कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स? ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमें एक एक स्टेप लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है। तो आपके पास बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है स्टूडेंट, और बेंजीन का कितना दिया है 50 ग्राम। आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कोई, आपको अभी पता नहीं कौन सा है, उसका सोल्यूट जो है उसका मास कितना दिया है स्टूडेंट 1 ग्राम, यूनिट में लिख रहा हूं। और डेल्टा TF कितना हो गया 0.40 केल्विन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कम कितना हो गया डेल्टा TF। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, नहीं ये तो प्योर का है, एक मिनट इसको ठीक कर लो। क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 0.40 केल्विन। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बेंजीन का 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया, ठीक है। द फ्रीजिंग लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। अच्छा लोअर्ड ही है, लोअर्ड है, तो उसी को कर लो फिर चेंज, डेल्टा TF ये वो लोअर, लोअर लिखा हुआ है ना, डेल्टा TF लोअरिंग मीन्स कि डेल्टा TF है, ठीक है। इसको दोबारा से ठीक कर लो, लोअर्ड है, ये लोअर लिखा हुआ है ना, डेल्टा TF 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, KF की वैल्यू दे रखी है बेंजीन के लिए स्टूडेंट, हमेशा सॉल्वेंट्स के लिए ही होती है। उसका फार्मूला मैंने दिखा दिया कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो फार्मूले में हमने बताया था। कितनी है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल स्टूडेंट। वो कह रहा है M2 निकालो, इसका मोलर मास सोल्यूट का निकालो। सोल्यूट का मोलर मास निकालो। तो अब अपना फार्मूला यूज करो, फिर आपने जो यूज निकाला था फार्मूला, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से वो फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं M2 का। M2 किसके बराबर निकाला था हमने, अभी अभी निकाला था KF इंटू, ये लो देखना चाहो पीछे देख लो, जो फार्मूला हमने निकाला था स्टूडेंट, अभी अभी फार्मूला निकाला है मैंने KF वाला, ये वाला M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000, ये वाला फार्मूला मैंने कहा, इसको तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा डिराइव करना है एग्जाम में। इनके लिए हमें कुछ ऐसे होते हैं, अगर हमें याद है तो जल्दी हो जाता है, फिर हमारा टाइम बच जाएगा स्टूडेंट, इसलिए कह रहा हूँ। तो M2 इज इक्वल टू स्टूडेंट KF इंटू W2 और बना था 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। यूनिट्स में बता चुका हूँ, यूनिट्स लिखने जरूरी होते हैं, यूनिट भी लिखने हैं हमें ताकि हमारा ये सब सॉल्व हो जाए। तो KF की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलो इसको ब्रैकेट में डाला,
W2 कितना दिया मेरे को, 1.0 ग्राम। चलो ये भी हो गया। इसके बाद क्या दिया है, 1000 मैंने जब निकाला था तो ग्राम पर केजी था। चलो आगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, 0.40 केल्विन। ये भी आ गया। W1 कितना दिया है, 50 ग्राम। तो निकालो स्टूडेंट क्या क्या कटा। ये केल्विन से केल्विन कटा, किलोग्राम से किलोग्राम कटा स्टूडेंट, ये ग्राम से ग्राम कटा। कितनी आंसर आई है फिर, M2 कितना आया स्टूडेंट्स। यूनिट लिखने बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार लिखता हूं। कितना आएगा ये सब मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेटर है तो यूज करके देख लो। ये आने वाला स्टूडेंट 58 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से पेपर में हमें क्वेश्चन करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सारे यूनिट्स लिखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन है उसको सारे ढंग से बिल्कुल एक एक पॉइंट को लिख के, एक एक स्टेप को लिखने के मार्क्स मिलते हैं। यूनिट्स लिखने बहुत जरूरी है, यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। बोलो हो जाएगा ये। हाँ जी। अच्छा ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं स्टूडेंट, अब एक चीज यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ हमने। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ समझ में आना चाहिए कि केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस क्या होती है। एक ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन, दो चीजें तुमने पढ़ी है केमिस्ट्री में स्टूडेंट, पढ़ा है कि नहीं। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, आपने ये देखो, ये मेरे पास वाटर है, मैं कह रहा हूं मेरे पास वाटर है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूं, मैंने ये इंक का ड्रॉप डाल दिया है, इंक डाली है मैंने स्टूडेंट, ये ब्लू कलर की इंक, एक ड्रॉप डाल दिया। क्या होता है फिर अगर आप सोल्यूशन को रख दें कुछ समय के लिए, क्या होगा, धीरे धीरे वो कलर आता है सारे सोल्यूशन में, आता है या नहीं आता, जल्दी बताओ। हाँ जी। ये कलर धीरे 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 सारा कलर ब्लू 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 फैल जाता है, और बहुत समय के बाद आप देखोगे कि वो सारा कलर जो है स्टूडेंट क्या हो गया है, धीरे 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 करके ये चलती रहेगी प्रोसेस मिक्सिंग की, जब तक कि सारा सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है एक टाइम पे ब्लू कलर सारा, कुछ टाइम लेता हाँ है। जी। तो ये डिफ्यूजन हुआ स्टूडेंट, मतलब मैंने जो डाला था सल्यूट स्टूडेंट, ये इंक जो थी ये मेरी सल्यूट थी स्टूडेंट, ये एक डाई होती है, ये एक डाई होती है ब्लू कलर की, या कोई भी रेड कलर की, या कोई भी डालता। तो इसका, इसकी क्या हुई है, ये हायर कंसंट्रेशन से, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से कहां चले गई, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे चलती गई। मतलब पहले वो जो सल्यूट बहुत ज्यादा था, वो पानी के साथ क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल उस पर बम्बार्ड करते हैं, हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं, धीरे 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 करके वो सारे सोल्यूशन में स्टूडेंट डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब द सोल्यूट पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कौन मूव कर रहे हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स। कौन मूव कर गए, सोल्यूट के पार्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई, डिफ्यूजन का पता लग गया। हाँ जी। अब एक ऑस्मोसिस होती है। अब ये ऑस्मोसिस क्या चीज होती है, देखो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि देखो क्या हुआ कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब मैंने मेम्ब्रेन लगाई है स्टूडेंट, एक मेम्ब्रेन, इसको मैं क्या कह रहा हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा एसपीएम, जितने आपके बॉडी के अंदर भी सेल्स होते हैं, आपको पता है वो आउटर एक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। यहां पर मैंने एक सॉल्वेंट लिया है,
जैसे वाटर है H2O, चलो इसमें वाटर है, मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये 2 कंपार्टमेंट दिखा रहा हूं मैं। यहां पर मेरे पास कोई सोल्यूशन है स्टूडेंट। सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ना पोर्स होते हैं छोटे छोटे, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें भी हैं। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा, क्या होगा यहां पे, बताओ, तुम बताओ, तुमने पढ़ा है बायो। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, ये पास करेंगे यहां से, कहां पास करेंगे, यहां से करेंगे, बोलो। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जाएंगे। यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट जहां से ज्यादा है उस तरफ जा रहा है जहां पे सॉल्वेंट कम है, क्योंकि यहां पे सोल्यूशन है, यहां पे सॉल्वेंट कम है। तो यहां पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज गोइंग फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप ये कह रहे हो सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन की मोर सॉल्वेंट से लोअर, जहां पे लेस सॉल्वेंट है उस तरफ को जा रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेस सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां पे कम है, तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑस्मोसिस। आपके बॉडी के अंदर भी ये प्रोसेसेस हो रही हैं, आपके जो बॉडी है स्टूडेंट उसके अंदर भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं सोल्यूट से, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, उसमें से ऑस्मोसिस हो जाती है, उसमें से निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस में एक इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो जाए, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, हायर प्रेशर से ये लोअर प्रेशर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये इनका प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए उधर जाते हैं, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को अगर मुझे स्टॉप करना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहां लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर। या इससे क्या होगा कि ये राइज कर जाएगा इसका लेवल, देखो अगर ऐसे था कोई चीज तो हुआ क्या, अब यहाँ पर ये इसका लेवल देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लगा तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा स्टूडेंट, लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा, ऑस्मोसिस हो रही है। और कब तक, जब एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके फिर ये रुक जाएगा, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आ गए, अब दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट सेम हो गया है, अब ये इक्विलिब्रियम हो गई। तो इसी जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ स्टूडेंट, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता। तो आपका कोई भी, देखो जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, जो आपके सेल्स भी होते हैं, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर सेल्स भी होते हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सचेंज होता रहता है। तो आपके अंदर गैसेस की एक्सचेंज होती हैं और लिक्विड्स भी एक्सचेंज होते हैं बॉडी के सेल में, बोलो होते हैं या नहीं होते, बायो पढ़ी आपने, होते हैं। हाँ जी। इनमें ऑस्मोसिस भी होती है स्टूडेंट और डिफ्यूजन भी होती है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट वो भी जा रहे हैं, आप एयर इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन भी जा रही है और वो वहां से भी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप पानी पी रहे हो तो वहाँ अंदर पानी सेल में कम हो गया तो वो चले जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, और डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन सॉल्यूट के हायर से लोअर में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होती है, एयर है, एयर के अंदर आपने धुआं छोड़ दिया, स्मोक छोड़ दिया, स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं,
वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे सल्यूट के पार्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जाते हैं, तो इस तरह से डिफ्यूजन हो जाती है स्मोक की स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में, और फिर धीरे धीरे करके सब एटमॉस्फेयर में फैल जाता, और नहीं तो एक जगह जमा हो जाता तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, समझ में आया? हाँ ओके जी। देन, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखो इनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल आने हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया, और रिवर्स ऑस्मोसिस रह गया, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर। कल क्लास कितने बजे है स्टूडेंट्स? कल क्लास 12 बजे? ओके सर। ओके, ओके देन, ओके, थैंक यू सर। ओके।